फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th में बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है उसका चौथा वीडियो आपको बताने चल रहे हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन पे आज चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे चर्चा हुई थी, दूसरे वीडियो में मेगास्पोरोजेनेसिस पे चर्चा हुई थी और थर्ड वीडियो में हम लोगों ने गैमीट ट्रांसफर पर चर्चा किया था। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के जो टॉपिक्स थे उस पर चर्चा हो चुकी है और इस वीडियो में हम लोग फर्टिलाइजेशन पर आते हैं। गैमीट फॉर्मेशन जब हो जाता है तो मेल गैमीट्स जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, तो आपको बताया था कि जो मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है जनरली उसमें दो सेल्स बन जाती हैं। एक बड़ी वाली सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और जो छोटी वाली सेल नीचे होती है उसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल ये एक्चुअली माइटोटिक डिवीजन के बाद बनते हैं। एक जो पॉलन ग्रेन बन जाता है जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद, उसमें उस प्रोसेस में तो मियोसिस होती है और जब माइक्रोस्पोर बन चुका होता है तो उससे जब मैच्योर पॉलन ग्रेन्स का बनना होता है तो उसमें जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे दो सेल्स बनती हैं। एक को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और दूसरे को जनरेटिव सेल। जब वो पॉलन ग्रेन शेड होता है स्टिग्मा पे, तो शेड होने के बाद जर्मिनेशन जब शुरू होता है तो जो जनरेटिव सेल होता है उसमें फिर एक बार डिवीजन होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन, जिससे कि एक जनरेटिव सेल्स में डिवीजन होने के बाद दो सेल्स बन जाती हैं और दोनों के पास हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ये जो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ पॉलन ट्यूब के माध्यम से, तो इसका मतलब हुआ कि ये पॉलन ट्यूब से एक साथ दो मेल गैमीट एम्ब्रियो साइक के अंतर्गत उसके अंदर प्रवेश लेंगे। अब ये जो दोनों मेल गैमीट एंट्री पाए हैं उसमें से दो मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट फ्यूज कर जाएगा एक सेल से और बनाएगा 2n जाइगोट। दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, जो कि एक बड़ा वाला न्यूक्लियस था सेंट्रल में बड़ी सेल के पास, जिसके पास 2n क्रोमोसोम का सेट हो गया था, उससे जाके फ्यूज करेगा और बना देगा 3n का सेट, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी इंडोस्पोर न्यूक्लियस। तो एक जाइगोट बना और दूसरा मेल गैमीट जाकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज किया और बनाया प्राइमरी इंडोस्पोर न्यूक्लियस। जो जाइगोट है वो डेवलप करके आगे एम्ब्रियो बना देगा और जो प्राइमरी इंडोस्पोर न्यूक्लियस है वो डेवलप करके आगे इंडोस्पर्म बना देगा। तो इस तरह से एक साथ दो गैमीट्स अंदर एंट्री करते हैं और दो न्यूक्लियस से जाकर के फ्यूज होते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम दिया गया है डबल फर्टिलाइजेशन, या इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का टर्म जो प्रयोग किया था या इस टर्म को जो डिस्कवर किए थे उनका नाम था साइंटिस्ट का नवाशिन। नवाशिन ने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन को प्रपोज किया था और इसकी पूरी स्टडी बताया था। अब जब इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, तो इंडोस्पर्म का जो 3n न्यूक्लियस जब बन जाता है तो 3n न्यूक्लियस के बाद आगे का जो डेवलपमेंट है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। केवल न्यूक्लियस लगातार डिवाइड करता जाएगा, सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। और जब काफी संख्या में न्यूक्लियस बन जाते हैं तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली बाद में उसमें सेल वॉल और सेल्स का फॉर्मेशन होते जाता है और इंडोस्पर्म का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। एक एग्जांपल आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कोकोनट का। तो कोकोनट के अंदर जो उसका वाटर होता है एक्चुअली वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद बने हुए बहुत अधिक संख्या में सारे न्यूक्लियस हैं और उसके चारों ओर सेलुलर इंडोस्पर्म पाया जाता है। तो ये कोकोनट में इस तरह का दिखता है। अब जो इंडोस्पर्म बनता है उसका फंक्शन नरिशमेंट देना है डेवलपिंग जाइगोट को। तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो जो इंडोस्पर्म बने कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए ड्यूरिंग जाइगोट डेवलपमेंट, एक तरीका तो ये हो सकता है,
दूसरा तरीका हो सकता है कि जो एंडोस्पर्म बना वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड ना हो पाए, और इसी बेस पर हम दो कैटेगरीज में एंडोस्पर्म्स को डिवाइड कर सकते हैं कि जहां पर पूरा एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए। तो और आगे जब बताएंगे तो आपको बताएंगे कि यही बेस बनता है सीड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करने का। जहां पर कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा वो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बना देंगे, और इस प्रकार के एंडोस्पर्म को या इस प्रकार के सीड को नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहेंगे। इसका एग्जांपल है पी में, ग्राउंड नट में, बीन्स में, ग्रैम में। यहाँ पर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया। और दूसरे टाइप का जो है जहां पर एंडोस्पर्म रिमेन्स, उसके रिमेन्स कुछ बचे रह जाते हैं, उसका एग्जांपल है व्हीट, राइस, मेज, कैस्टर, कोकोनट। पूरा एडिबल पार्ट उसका एंडोस्पर्म ही है। तो इस तरह के जो एंडोस्पर्म से बने हुए जो सीड कहलाते हैं वो एल्ब्यूमिनस सीड होंगे। तो आगे उसकी सीड की जब चर्चा होगी तो इस पर हम लोग बात करेंगे। वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे और उसमें फिर सेल्स बनती जाएंगी और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाएगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक्चुअली किससे शुरू होता है? जाइगोट से। तो जाइगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। अब यहाँ पे एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शो किया जा रहा है। सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड किया, दो सेल्स बनी, और उसके बाद ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना, और आगे जाकर के वो कॉटिलिडन्स में और फाइनल एम्ब्रियो में डेवलपमेंट उसका हो जाता है। तो अर्ली स्टेज का जो डेवलपमेंट है वो मोनोकाट प्लांट में और डाइकाट प्लांट में दोनों में सेम होता है, और लास्ट स्टेज में जाकर के दोनों में डिफरेंशिएशन शुरू होता है, जिससे कि मोनोकॉटिलिडन का एम्ब्रियो दूसरे टाइप का हो जाता है और डाइकॉटिलिडन बिल्कुल इससे अलग बन जाता है। तो मोनोकाट और डाइकाट के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस तो यहाँ पर सेम है। उसके आगे की जो स्टेजेस हैं उस पर हम लोग आते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है उसमें लास्ट स्टेज में जब डिफरेंशिएशन सेल्स में शुरू होता है तो दो टाइप्स के टिश्यू अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है जिसमें एम्ब्रियोनिक सारे टिश्यूज होते हैं, और दूसरा कॉटिलिडन्स का डेवलपमेंट होता है डाइकाट में। तो डाइकाट में एक साथ दो कॉटिलिडन्स बिल्कुल प्रोमिनेंट एकदम अलग से दिखाई देने लगते हैं और दोनों डेवलप कर जाते हैं, और उसी में फूड भी रिजर्व होता है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है उसमें दो पार्ट दिखाई देते हैं। इपिकोटाइल जो कॉटिलिडन्स के लेवल के ऊपर रहता है उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे इपिकोटाइल, जो कि आगे डेवलप करके प्लूम्यूल बनाएगा, और प्लूम्यूल क्या है? फ्यूचर शूट है, बाद में वो शूट में डेवलप करेगा। नीचे जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है दैट इज हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल में रेडिकल का डेवलपमेंट होगा, या उसी को हम रूट टिप कहते हैं, जो कि एक रूट टाइप से प्रोटेक्टेड रहता है और फ्यूचर में वही डेवलप करके रूट बना देता है। तो इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, जिससे कि प्लूम्यूल और रेडिकल का डेवलपमेंट होगा। प्लूम्यूल आगे फ्यूचर का शूट बना देगा, और रेडिकल से क्या बन जाएगा? रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये डाइकाट की कंडीशन रही डाइकाट के एम्ब्रियो के विषय में। अब एक डाइकाट का एम्ब्रियो का अर्ली स्टेज यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। ये रहा रेडिकल, ये रहे कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स और रेडिकल के अलावा इसी में इपिकोटाइल से प्लूम्यूल का भी डेवलपमेंट होता है। मोनोकाट का जो एम्ब्रियो होता है, मोनोकाट के एम्ब्रियो में भी दो स्ट्रक्चर, दो टिश्यू का ग्रुप अलग होता है। एक को एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलेंगे, और कॉटिलिडन यहाँ पर केवल एक ही रहता है। उस कॉटिलिडन को एक स्पेशल नाम दिया गया है सेक्यूटिलम। सेक्यूटेलम जो होता है वो लेटरल साइड में एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरली अपने को अलग करके कॉटिलिडन के फॉर्म में रहता है, और उसी के बगल एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस को जब ध्यान से देखोगे तो उसके दो अलग अलग पार्ट दिखाई देते हैं। लोअर पार्ट जो होता है, लोअर एंड, वो रेडिकल बनाएगा जिसके ऊपर रूट कैप रहेगा, और यहाँ पर रूट कैप
के चारों ओर एक अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है, उसको नाम बोलते हैं कोलियोराइजा। ये मोनोकाट की बात हो रही है, जिसमें कि बाद में एडवेंटिशियस रूट का डेवलपमेंट होता है। और अपर एंड जो होता है वो शूट एपेक्स और लीफ प्रिमोर्डिया में डिफरेंशिएट होने लगता है, और पूरा स्ट्रक्चर दोनों शूट एपेक्स और लीफ प्रिमोर्डिया कवर्ड रहता है कोलियोटाइल में। कोलियोटाइल उसको अपने चारों ओर से ढके रहता है। बाद में उसी से लीफ और शूट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये डाइकाट और मोनोकाट के एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर के विषय में रहा और उनके डेवलपमेंट के बारे में रहा कि अर्ली स्टेजेस में सेम है, आगे जाकर के दोनों में डिफरेंशिएशन होने लगता है। और अब हम लोग आते हैं सीड पर। सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड सीड, विच इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड है क्या? ओव्यूल है पूरा फर्टिलाइजेशन के बाद। तो जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सीड के किस किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जैसे इंटेगुमेंट्स हैं, ओव्यूल के चारों ओर जो इंटेगुमेंट्स होते हैं, लेयर्स होती हैं, वो सीड कोट बना देती हैं। कॉटिलिडन्स में फूड रिजर्व होता है। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हुआ था उसमें जो कॉटिलिडन्स बने थे, उन कॉटिलिडन्स में सीड का फूड रिजर्व रहता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ रहता है जो फ्यूचर प्लांट को डेवलप कराता है। माइक्रोपाइल जो होता है जहां से कि ये पॉलन ग्रेन को एंट्री मिलती है, ये माइक्रोपाइल जर्म पोर के फॉर्म में ओव्यूल्स में बचा रहता है सीड में, जहां से उसका एम्ब्रियो का जर्मिनेशन फ्यूचर में होता है। और पूरा सीड इंक्लोज्ड होता है एंजियोस्पर्म्स में, किसमें? फ्रूट में। सीड एम्बेडेड होता है फ्रूट के अंदर। फ्रूट क्या है? फ्रूट इज द मैच्योर ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्रिया या फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वही फ्रूट कहलाती है, और ओवरी की जो वाल है वो फ्रूट की वाल बना देगी। तो ये रहा फ्रूट और सीड के बारे में। सीड पहले जैसे चर्चा हो चुकी है कि जो इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, इंडोस्पर्म या तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान पूरी तरह से कंज्यूम्ड हो जाता है, बचता ही नहीं, और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें एम्ब्रियो के रिमेन्स बचे रह जाते हैं। तो सीड दो तरह के हो सकते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड, जहां पर इंडोस्पर्म बचा रह जाता है, जैसे कि व्हीट है, मेज है, राइस है और कैस्टर है, इन सब में एल्ब्यूमिनस सीड कहलाते हैं, जहां पर इंडोस्पर्म रहता है। और एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड ऐसे होते हैं जहां पर इंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। इस प्रकार के सीड को बोलेंगे एल्ब्यूमिनस सीड, जैसे कि पी, ग्राउंडनट, कोकोनट, ग्रैम या और बहुत सारे हैं। ब्लैक पेपर, उसमें न्यूसेलस परसिस्ट करता रहता है, सीड के साथ न्यूसेलस भी बचा रह जाता है एज पेरीस्पर्म। उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को बोलते हैं पेरीस्पर्म। ये सीड की स्पेशल प्रॉपर्टी है ब्लैक पेपर में। तो ये स्ट्रक्चर रहा सीड के बारे में। अब जरा सा एक और बात कर लेते हैं। फॉल्स फ्रूट की बात आती है। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं? एक्चुअल जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है? ओवरी से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी मैच्योर्स एंड आफ्टर गेटिंग फूड रिजर्व्स इट इज कॉल्ड एज फ्रूट, जिसके अंदर सीड एम्बेडेड होते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि एप्पल में, पियर में, कैश्यू में, स्ट्रॉबेरी में, यहाँ पर जो थैलमस होता है, जिस पर कि ये थैलमस नीचे वाला पोर्शन जो होता है, जिसपे कि फ्लावर के सारे पार्ट्स एम्बेडेड होते हैं, लगे होते हैं, वो थैलमस फूड को रिजर्व करके चारों ओर से रियल फ्रूट जो होता है उसको घेर लेता है, और बाहर से हमको एक फॉल्स फ्रूट दिखाई देता है, सूडो फ्रूट दिखाई देता है, और उसको हम एप्पल में बिल्कुल आराम से उसको कट करके देखते हैं। जो रियल फ्रूट है वो अंदर छोटा सा दिखाई देता है, बाकी जो बाहर है वो थैलमस का सोलन पार्ट है। उसको स्पेशल टाइप का फ्रूट बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट।
एप्पल में उसी को फ्रूट के टाइप में जब जाएंगे तो नाम दे देते हैं पोम, POME, पोम टाइप का फ्रूट होता है जो कि फॉल्स फ्रूट का एक एग्जाम्पल है। तो एप्पल में, पियर में, कैश्यू में, स्ट्रॉबेरी में, इन सब में ओवरी के अलावा, ओवरी के साथ साथ फ्रूट के डेवलपमेंट में थैलमस पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इनको हम फॉल्स फ्रूट या सूडो फ्रूट कहते हैं। रियल फर्टिलाइजेशन और रियल फ्रूट के डेवलपमेंट के बाद एक और टर्म पे आते हैं। एक और प्रोसेस बहुत ही कॉमन है आज के मॉडर्न बॉटनिकल टेक्निक्स में, पार्थेनोकार्पी। ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो ही ना, और ओवरी से पूरे फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा ही नहीं, और इसलिए इसको बोलते हैं सीडलेस फ्रूट। पार्थेनोकार्पी से जो फ्रूट डेवलप होगा वो फ्रूट कैसा होगा? सीडलेस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा ही नहीं। ये कुछ प्लांट्स में नेचुरल पार्थेनोकार्पी होती है, जैसे कि बनाना में और ग्रेप्स में, और बॉटनिस्ट्स और साइंटिस्ट आजकल सीडलेस फ्रूट्स को बनाने के लिए आर्टिफिशियली बहुत सारे प्लांट्स में पार्थेनोकार्पी करा करके आर्टिफिशियली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, सीडलेस फ्रूट्स डेवलप कराते हैं। और बायोलॉजिकली ये थोड़ा एडवांटेजियस भी है। बनाना में, ग्रेप्स में, जहाँ पे नेचुरल पार्थेनोकार्पी होती है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो न हो, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर भी नहीं हो पा रहा है, तब भी फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। इसलिए बायोलॉजिकली यहाँ पर ये कुछ एडवांटेजियस भी है। एक और नई टेक्निक है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन न हो और ओव्यूल से सीड का डेवलपमेंट हो जाए। इसमें क्या हो सकता है? ऐसे कैसे पॉसिबल है? होता यह है कि कभी कभी जो एक सेल का डेवलपमेंट होता है वहां पर मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस न हो और बिना मियोसिस के माइटोटिक डिवीजन से डिप्लॉयड एग बन जाए, और वो डिप्लॉयड एग डेवलप करके सीड बना दे, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड विल बी प्रोड्यूस्ड। तो उसको बोलेंगे, इस प्रोसेस को एपोमिक्सिस। आजकल इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स में इसकी मदद से सीड्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है, और अभी भी इस पर बहुत सारी रिसर्चेज चल रही हैं। एस्टेरेसी फैमिली के प्लांट्स में और बहुत सारी ग्रासेस में एपोमिक्सिस आसानी से होती है। पॉलीएम्ब्रियोनी भी एक टर्म है। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब ये हुआ कि जनरली एक ओवरी में एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक बार में होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंगो में या सिट्रस प्लांट में इस तरह की प्रोसेस आसानी से हो पाती है कि जो एम्ब्रियो की सेल है, जिससे कि एम्ब्रियो का या ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है, वो सेल चारों ओर से न्यूक्लियस से सराउंडेड रहती है। और कभी कभी क्या होता है कि जो न्यूक्लियस की सेल है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने लगती है, जिससे एक साथ कई एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। इसी को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ये मैंगो में और सिट्रस प्लांट में कॉमन है। और आजकल जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है, जिससे कि हाइब्रिड प्लांट्स का प्रोडक्शन बहुत तेजी से और उसका यूज भी फार्मर्स के द्वारा खूब किया जा रहा है, तो उसमें होता क्या है, एक उसका डिसएडवांटेज भी है कि जो सीड हाइब्रिड प्लांट लिया गया और उसको बोया गया, उससे जो फसल तैयार हुई, जो प्लांट का डेवलपमेंट हुआ, उससे जो सीड बनेंगे, अगर उस सीड को हम फिर से लगा करके उससे प्लांट बनाना चाहेंगे, तो जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स आए हुए थे वो कैरेक्टर्स सेग्रीगेट हो जाते हैं और हाइब्रिड अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देता है। तो वो जो सारी मेहनत है बेकार हो जाती है। तब यहीं पर जरूरत पड़ जाती है क्या, कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड को डेवलप कर दिया जाए और उस सीड को आगे यूज किया जाएगा, तो सेग्रीगेशन नहीं होगा। और एपोमिक्टिक सीड जो होती हैं, एपोमिक्सिस से बने हुए जो सीड होंगे, वो हाइब्रिड कैरेक्टर्स को आगे कंटिन्यू कराते रह जाएंगे। होता यह है कि जैसे मान लो एक हाइब्रिड है जिसके पास कैरेक्टर है कैपिटल T स्मॉल t, ठीक। दूसरा हाइब्रिड प्लांट और ले लिया और इन्हीं दोनों प्लांट को, इसके बीज को फिर से हम
बो दिए। तो बोने के बाद क्या होगा, जब इससे गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अलग हो जाएंगे, और जब ये इनका चांस होगा आगे नेक्स्ट जनरेशन बनाने का, तो जो कैपिटल टी स्मॉल टी थी, अब ये कैपिटल टी हो गया, यहाँ स्मॉल टी इस तरह के प्लांट आ जाएंगे। तो जो आइडेंटिटी रह गई थी वो क्या हो गई, हाइब्रिड वाली जो कैरेक्टर्स थे, हाइब्रिड वाला जो एडवांटेज था वो खत्म हो जाता है सेग्रीगेशन की वजह से। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए एपोमिक्सिस का यूज करते हैं, और इस पर भी बहुत सारी रिसर्चेज चल रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लास्ट वीडियो था, और इस चैप्टर के बारे में ज्यादातर बातों को हम लोगों ने 4 वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर किया और आपका कंसेप्ट डेवलप करने का प्रयास किया। इसमें आप अपने ज्ञान को जोड़िए, और अपने ज्ञान को जोड़ करके इस चैप्टर को और अच्छे से अपने कंसेप्ट में बैठा लेंगे, मुझको ऐसा पूरा विश्वास है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।